अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका हमारे इस चैनल MMS मैथ्स पर, जिसका बेसिक मकसद जो है वो आपको मैथ्स सिखाना है। क्लास 9th की हमने मैथ स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे। पहले दो क्वेश्चन जो है वो हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपको सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन आना ज़रूरी है। डेफिनेशन जब आपको याद होगी तो आप इजीली बता सकते हैं। आपको सरसरी से मैं बताता चलूँ, डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा वो ऐसे, सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि डायगोनल क्या होता है। बेटा किसी भी मैट्रिक्स में जो इस तरह से लाइन बनेगी, इस तरह से तिरछी जो लाइन बनेगी, वो डायगोनल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। अब देखें, इसके अंदर 4 4 ये डायगोनल के अरकान है, डायगोनल के मेंबर है। ये डायगोनल हो गया, 1 1 डायगोनल हो गया, 3 0 डायगोनल हो गया, ये डायगोनल कहलाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? उसमें डायगोनल के अंदर कम अज कम जो एक मेंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल के अंदर कम अज कम एक मेंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम स्केलर की। स्केलर में बेटा डायगोनल के अरकान को ही आपने देखना है। डायगोनल के अरकान सेम एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, आपस में डिफरेंट नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा डायगोनल के अलावा जो भी मेंबर हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। डायगोनल के मेंबर के अलावा जो है वो तमाम के तमाम ज़ीरो होने चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरा है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा वो होता है जिसमें डायगोनल के जो मेंबर होते हैं वो 1 1 होने चाहिए। अगर 3/3 आर्डर वाला है तो 1 1 1 होगा, 4/4 आर्डर है 1 1 1 1 होगा, और बाकी जो है वो इसके मेंबर नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अच्छा, ये तीन बातें हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ए इज इक्वल टू 4 0 0 4। अब आपने सबसे पहले तो डायगोनल चेक किया। हाँ जी, ये डायगोनल तो है। क्या इसके डायगोनल में कोई नॉन ज़ीरो है? नहीं, नॉन ज़ीरो, सॉरी, ऐसा है कोई ज़ीरो हो? ज़ीरो कोई भी नहीं है, ज़ीरो कोई भी नहीं है। जो डायगोनल के अरकान हैं वो एक जैसे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बेटा क्या कहलाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें ये नेक्स्ट पार्ट, b इज इक्वल टू 2 0 0 -1। अब आपने ये चेक किया, ये एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे तो नहीं है। तो क्या ये 1 1 है? नहीं, 1 1 भी नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर बाकी जो है वो ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल के मेंबर नॉन ज़ीरो हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सी पार्ट में देखें बेटा, वो कहता है c इज इक्वल टू 1 0 0 1। आपने डायगोनल के मेंबर देखे, वो 1 1 है। जब 1 1 हो तो यूनिटी होता है, लेकिन उससे पहले हमने एक और बात चेक करनी है कि बाकी जो मेंबर है वो जीरो होने चाहिए। क्या बाकी मेंबर जीरो हैं? हाँ जी, जीरो हैं। तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स है। अब देखें डायगोनल के ये जो आपके मेंबर हैं अगले पार्ट में, वो एक जो है वो नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो तो है ना, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। E इज इक्वल टू, बेटा देखें, 5 - 3 कितना होता है? 5 - 3 गया, बाकी रह गया 2। इधर से 1 + 1 कितना होता है? 2। ये भी 2, ये भी 2। डायगोनल के मेंबर एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हैं और वो 1 भी नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या कहलाएगा हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए बेटा, कहता है फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब उसने आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं चंद, कहते हैं इनके आपने ट्रांसपोज मालूम करने हैं। बेटा ट्रांसपोज का मैं आपको बताता चलूँ, ट्रांसपोज कब बनता है, ट्रांसपोज होता क्या है। फर्ज क्या, आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उस मैट्रिक्स में जो आपके पास कॉलम होते हैं उनको आप रो वाइज लिख दें, और जो रोज होती हैं उनको आप कॉलम वाइज लिख दें। तो वो जो आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो आपके पास बनेगा उसका ट्रांसपोज। अब देखें, ये ट्रांसपोज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास लिखा हुआ है ए का आपने ट्रांसपोज निकालना है। ए इज इक्वल टू 0 1 -2, इसके ऊपर आ गया ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज देखें, ये आंसर लिख रहा हूँ
डायरेक्ट नहीं, ये इसका प्रोसीजर भी है, ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब ये आपको कॉलम वाइज लिखा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे 0 1 माइनस, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। इस बात की समझ आई है? जो कॉलम वाइज लिखा है उसको रो वाइज लिख दें, जो रो वाइज लिखा है उसको कॉलम वाइज लिख दें, ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो आपको लिखता है b इज इक्वल टू 5 1 माइनस 6। आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है बेटा, तो आप कैसे लिखेंगे b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 माइनस 6, इसका ट्रांसपोज। बेटा इसको लिख सकते हैं b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो वाइज लिखा हुआ है, आपने ट्रांसपोज निकालना है, आप लिख देंगे 5 1 माइनस 6, ये इसका आंसर है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपके पास c इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 3 0, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है, आप लिखेंगे c ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 3 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब जब लिखेंगे इसको देखें कैसे, ये कॉलम है आपके पास 1 2 3, ये कॉलम है ना, इसको मैं रो वाइज लिख देता हूँ 1 2 3, ये नेक्स्ट 2 माइनस 1 0, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे लगेगा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कहता है d इज इक्वल टू 2 3 0 5, d ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 0 5 का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, अब देखें इसमें d ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, ये कॉलम है आपका, इसको आप रो वाइज लिखते हैं 2 0, ये कॉलम है, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो बनेगी, ये बन जाएगा 3, ये आपका आंसर आ गया। ई पार्ट देखें, e इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 5। अब ये सवाल हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, इसको इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया, इसके ऊपर भी लगा दिया, ई क्या बनेगा आपके पास 2 3 ऐसे आ जाएगा, माइनस 4 5 ऐसे आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा ई का ट्रांसपोज, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है बेटा आपका f इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इसका भी बेटा ट्रांसपोज लेंगे, इसका भी ट्रांसपोज, तो f ट्रांसपोज जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरीके से, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जिस बात की समझ नहीं आई पूछने में कोई झिझक महसूस नहीं करनी, आपने बिला झिझक पूछना है।